हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल B.Ed क्लासेस पे पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम इसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। आज हमारे ये थर्ड रिवीजन सेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनिट 2 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग कराई है और सेकंड पार्ट में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये यूनिट 2 का आज पार्ट 2 हम रिवीजन करें। इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करा दी गई है आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, जिसके अंदर हमने यूनिट 1 में आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड करा दिए गए और पहला रिवीजन सेशन हो गया है। और सेकंड रिवीजन क्लास में आपको यूनिट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग करा दिया। आज हमारी थर्ड क्लास है, यूनिट 2 का पार्ट 2 है। ओके, तो उस जिसके अंदर हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 के रिवीजन सेशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी पूरी बुक खत्म हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, बस आपको अपने एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस को करके जाना है। इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब लास्ट मोमेंट पे आपका एग्जाम लर्निंग एंड टीचिंग का 19 को है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बस आप इन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हो और जो 4-5 रिविजन सेशन करा रही हो, बस आप इन्हीं को देख लीजिए। ठीक है, आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेंगे और इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको B.Ed एग्जाम से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टाइम टू टाइम मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं ये चैनल जरूर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, क्लासेस के नोटिफिकेशन होते हैं, वहीं पर ही सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के प्रतिमान क्या हैं उनको हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये जो 4 हैं हर बार यही चारों में से रिपीट होते हैं। ठीक है, अब कोई कुछ नहीं कहा जा सकता कि इन चारों में से कौन सा दे दे। मेरे अकॉर्डिंग सबसे मास्टरी लर्निंग मॉडल और एक इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है, ये दोनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मास्टरी और इंक्वायरी है। इनको ब्रूनर और ग्लेजर को भी हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ठीक है, होता है क्या है ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, विचार करना। ठीक है, कि बच्चों के अंदर हम कैसे कॉन्सेप्ट विचारों को जागृत करें, किस विषय में बच्चे कितना सोचते हैं और उनके अंदर कितनी आगमन की शक्ति है, वो कितना रीजनिंग कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। ये जो मॉडल बनाया गया है, ठीक है, संप्रत्यय का मॉडल ब्रूनर द्वारा बनाया गया, मुख्य रूप से दिखाया है कि बच्चों में अधिक से अधिक सोचने, समझने, तर्क शक्ति को समझने का विकास किया जाए। वे अपने पूर्व ज्ञान से सीखें। जो बच्चों के पास प्रीवियस नॉलेज है तो वो अपने पूर्व ज्ञान से सीखे गए को प्रकट कैसे करेंगे, इस विषय पर जोर देने की बात की गई है। ठीक है, नवीन संप्रत्यय, ठीक है, जब हम बच्चों को कोई नया कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो उससे पहले हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को देखते हैं कि बच्चों के अंदर कितनी प्रीवियस नॉलेज है, उसके ऊपर हम बच्चों को नवीन कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ठीक है, और उसको कैसे सिखाया जाता है अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ठीक है, सबसे पहले आपको जब भी अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप उस मॉडल के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, फिर डेफिनेशन देंगे। तो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, प्रतिमानों का सूचना संसाधन वर्ग से संबंधित है। ब्रूनर तथा उसके साथियों ने 1950 में इस प्रतिमान का विकास किया था। यह मॉडल विद्यार्थियों के संप्रत्यय की शिक्षा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों को कॉन्सेप्ट की शिक्षा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मॉडल की उत्पत्ति मानव की चिंतन प्रक्रिया के अध्ययन से हुई थी कि बच्चा कितना सोचता है। यह विद्यार्थियों को इस योग्य बनाता है कि वे वातावरण में विभिन्न वस्तुओं के मध्य समानताओं तथा संबंधों को समझने के योग्य हो जाए। ये मॉडल इसके लिए उपयोगी होता है। डेफिनेशन क्या है? वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार धारणा एक विचार, एक संपत्ति, एक मानसिक प्रतिबिंब होता है जो व्यक्तिगत उदाहरणों का एक सामान्यीकरण रूप होता है। हैसिको के अनुसार उद्दीपक एक वर्ग के रूप में होता है जिसमें साझे लक्षण होते हैं। पुस्तक, नगर, क्रिया, विश्लेषण, ठोस, तरफ,
बर्फ, सर्कस, आगे, बाघ, प्रेम आदि सभी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हेसिको के अनुसार सब क्या है, कॉन्सेप्ट है। जैसे बुक है, ये भी कॉन्सेप्ट है। नगर, क्रिया, विश्लेषण, ठोस, ठीक है, तरल, बर्फ, सर्कस, बाघ, ये सब क्या संप्रत्यय कॉन्सेप्ट है हेसिको के अनुसार। ठीक है, आपको डेफिनेशन ये फिक्स होती है, आपको एज इट इज अपने एग्जाम में लिखना होता है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ब्रूनर का संप्रत्यय उपलब्धि का प्रणाल, इस प्रतिमान का जेएस ब्रूनर ने विकसित किया था। इस प्रतिमान का वर्णन निम्न दिया है। ठीक है, हर किसी के क्या है, एक तत्व है, एलिमेंट्स है, सबके सेम है। जो आप मॉडल्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने ये तत्व को लिख देंगे, एलिमेंट्स को लिख देंगे। सबसे पहले क्या आता है, हमारा फोकस आता है कि उसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को संप्रत्यय के प्रकृति के विषय में ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में ज्ञान प्रदान करना, नॉलेज देना, ताकि वे वस्तुओं के मुख्य के आधार पर वर्गीकृत कर सके। ठीक है, उनको क्लासिफाई कर सके, छात्रों को इस योग्य बनाने के उसमें सही संप्रत्यय का विकास हो सके, सही कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो सके, छात्रों के विशिष्ट संप्रत्यय का विकास करना, चिंतन संबंधित नीतियों का विकास करना, ये क्या इसका उद्देश्य है। अब संरचना, ठीक है, कौशलों का विकास 4 सोपानों में किया जाएगा। पहले तो डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, नीति विश्लेषण किया जाएगा, फिर उसको बच्चे के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, और उसके बाद एप्लीकेशन, ठीक है, कि बच्चों ने कितना सीखा उसको अप्लाई किया जाएगा। सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, शिक्षक मार्गदर्शक, प्रेरक एवं मुख्य होता है। शिक्षक छात्रों के समक्ष प्रदत्तों को प्रस्तुत करता है, योजना बनाता है और उसको निर्देशित करता है। फिर तो आपकी आती है फोर्थ, मूल्यांकन प्रणाली, जिसको बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम। मूल्यांकन में निबंधात्मक, ठीक है, एसे टाइप और ऑब्जेक्टिव परीक्षा दी जाती है। मूल्यांकन के द्वारा सुधार तथा व्यवहार परिवर्तन की सूचना होती है, और छात्रों के पूर्व संप्रत्यों की निष्पत्ति करना व नवीन प्रत्यों की खोज करना। एप्लीकेशन फिफ्थ आपका आता है संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान का प्रयोग बहुत बड़ा है, विस्तृत है। इसका प्रयोग भाषा सीखने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, जो हमने मॉडल बनाया उसका क्या प्रयोग है, तो इसका प्रयोग क्या भाषा सीखने के लिए उपयोगी होता है। इनके अतिरिक्त प्रयोगों के ज्ञान के लिए यह प्रतिमान उपयोगी होता है। इस प्रतिमान का प्रयोग दूरदर्शन भी किया जा सकता है। विशेषता क्या है इसकी, ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ठीक है, इसको शॉर्ट में कैम भी बोलते हैं हम। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान अज्ञात प्रत्यय, अननोन कॉन्सेप्ट से परिचित कराने का एक अच्छा तरीका है। इस प्रतिमान का प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में ठीक रहता है जहां उदाहरणों के आधार पर संप्रत्यय को सिखाने और समझने के चेष्टा की जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ब्रूनर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो उससे पहले मैंने आपको एक शॉर्ट में एग्जाम्पल बताया, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया। ठीक है, तो ये प्रतिमान वहीं यूजफुल है जहाँ पे पहले बच्चों को उदाहरण दें और फिर कॉन्सेप्ट बताएं। जिस विषय सामग्री में संप्रत्यय शिक्षण की बात की चर्चा ही ना हो, वहाँ पर संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टीचिंग मॉडल है वो है हमारा मास्टरी लर्निंग मॉडल। ठीक है, मास्टरी लर्निंग मॉडल के अंतर्गत होता क्या है, ये मॉडल बेंजामिन ब्लूम और जॉन बिसेल कैरोल ने 1960 में दिया था। ठीक है, तो इस मॉडल कहता है कि ये मॉडल जब तक किसी टॉपिक पर बच्चों को या सब्जेक्ट पर बच्चे मास्टरी हासिल ना कर लें, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम उस बच्चों को नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं ले जाएंगे। जब तक बच्चे उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट ना हो जाएं, तब तक हमको आगे नहीं बढ़ना है। बच्चे मास्टरी हासिल कर सकते हैं अगर बच्चों को सही वातावरण और क्लासरूम मिले। ठीक है, जैसे कि जब तक मैं आपको लर्निंग एंड टीचिंग का सब्जेक्ट अच्छे से आपको इस पर एक्सपर्ट या मास्टरी हासिल नहीं करा दूंगी, तब तक मैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पे नहीं ले जाऊंगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मास्टरी लर्निंग मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। मास्टरी लर्निंग मॉडल, यह मॉडल का प्रचार जे.बी. कौशल और बी.एस. ब्लूम ने किया था। इस बेंजामिन ब्लूम, ठीक है, यह मॉडल के विकास छात्रों को अधिगम संबंधित सभी पहलुओं मास्टरी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो बच्चा लर्निंग कर रहा है उससे रिलेटेड पहलुओं पर, उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मास्टरी प्राप्त करने के लिए किया जाता है इस मॉडल का प्रयोग, जिसमें कम से कम समय में अधिकतम अधिगम हो सके। इसका उद्देश्य स्वामित्व अधिगम व विषय वस्तु के उद्देश्यों को विकास करने के लिए किया जाता है। यह प्रतिमान अधिगम व्यवहार पर आधारित है। ये लचीला मॉडल है, फ्लेक्सिबल है, फिर भी इसमें सीमा नहीं है। यह प्रतिमान का मुख्य क्रम है।
तो इसके अंदर पहले क्या करते हैं, टीचर आपको पढ़ाता है, फिर टेस्ट लेता है, ठीक है। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तब तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ जाएंगे। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, ठीक है, तो आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा और फिर दोबारा से टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। फिर आपके जब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते थे आपके स्कूल में, ठीक है, 2-3 चैप्टर ले लिए, फिर मैम ने आपका यूनिट टेस्ट लिया, ठीक है, तो आपने उस लेसन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो आपको मैम नेक्स्ट लेसन में ले जाएगी, लेसन 3 में लेकर जाएगी, ठीक है। लेसन 3 आपको पढ़ाएगी। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो मैम क्या करेगी, उन्हीं चैप्टर्स को दोबारा से पढ़ाएगी और फिर आपका टेस्ट लेगी, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर या नेक्स्ट लेसन पे आपको आगे ले जाया जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर लर्निंग मॉडल कहा जाता है। पहले अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है, फिर टेस्ट लिया जाता है। अगर विद्यार्थियों के कहीं भी सीखने में कमी आती है या कुछ समझ नहीं आता तो वहाँ से दोबारा पढ़ाया जाता है, फिर दोबारा टेस्ट लिया जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बच्चे मास्टरी हासिल ना कर ले। अब इसकी अवधारणा क्या है, इसका प्रयोग से छात्र सफलतापूर्वक सुविधाजनक ढंग से आत्मविश्वास के साथ सीखते हैं, ठीक है। शिक्षक विद्यार्थी को प्राप्त समय प्रदान करता है। सभी छात्र मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। यह मॉडल की सहायता से सफल अधिगम के लिए शिक्षक को प्राप्त समय तथा उपयोगी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक जितना प्राप्त समय लगाएगा उतनी ही मास्टरी आएगी। जब तक छात्र एक इकाई को पूर्णतः मास्टरी नहीं कर लेता तब तक अगली अधिगम की ओर आगे नहीं बढ़ा जाता है। इस मॉडल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रकृति और आवश्यकता को समझा जाता है। अधिगम सामग्री को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है जिससे उद्देश्य पूरे हो सके, ठीक है। जो भी हम बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेसन पढ़ा रहे हैं, उनको छोटे छोटे भागों में पढ़ा लिया जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल, अभी हमने कैम वाला मॉडल किया था, ठीक है, ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किया था, तो उसमें भी हमारे क्या थे, यही एलिमेंट्स थे। तो सेम हर मॉडल में सेम ही एलिमेंट्स है, बस जो आप लिख रहे हो, ठीक है, जो मॉडल आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप उसके उद्देश्य, संरचना, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और एप्लीकेशन उसी के अकॉर्डिंग लिख दोगे, ठीक है। तो फोकस क्या है, उद्देश्य क्या है, ब्लूम के मास्टरी अधिगम मॉडल का मुख्य उद्देश्य के विषय पर समय सीमा, कंट्रोल द स्पीड ऑफ लर्निंग लागू किए बिना, ठीक है। बच्चे जितना टाइम ले रहे हैं उनको देने दो, ठीक है। बच्चे सिर्फ क्या हो जाए, हमारा जो मेन उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छे से मास्टरी कर ले उस सब्जेक्ट पे, ठीक है। विद्यार्थी की स्वयं की गति, रुचि तथा विषय के पूर्व ज्ञान के अनुरूप मास्टरी कराना है। दूसरे शब्दों में इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य कि स्कूल विषयों पर मास्टरी अर्जित किया जाना। अब इसकी संरचना कैसे है, ठीक है, सिंटैक्स क्या है, यह मॉडल के अनुसार मास्टरी लर्निंग करनी चाहिए और निदात्मक परीक्षण का मूल्यांकन करना चाहिए। सुधारात्मक शिक्षण द्वारा मास्टरी को ग्रहण करना चाहिए और मास्टरी लर्निंग का क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, यह छात्रों के प्रदर्शन के प्रति अध्यापक की प्रतिक्रिया है। छात्रों के रिस्पांस पर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। जब बच्चे बार बार टीचर से पूछ रहे हैं तो टीचर को पोलाइटली जवाब देना चाहिए और बच्चों को के साथ वो खड़ी रहे जब बच्चे को कहीं भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, यह मॉडल छात्रों व अध्यापकों के बीच अंतरक्रिया का निर्माण करता है। सपोर्ट सिस्टम, यह मॉडल छात्रों व अध्यापक को यह सुविधा प्रदान करता है कि शिक्षण में ऐसी युक्ति अपनाएं जिससे उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। एप्लीकेशन क्या है, यह मॉडल का प्रयोग उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाए। यह ज्ञानात्मक और भावनात्मक परिणामों में लाभदायक है, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है आप उसके अकॉर्डिंग अपना निष्कर्ष देंगे। कंक्लूजन ज़रूर देना हर मॉडल में। निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि जब तक विद्यार्थी पूर्णतः मास्टरी हासिल नहीं कर लेते अध्यापक को अगले लेसन की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। विद्यार्थी को उनके सब्जेक्ट में मास्टरी कराना विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल आता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है। इसको हम ढंग से समझेंगे। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। इस बार चांस है कि ये वाला मॉडल आ सकता है अपने एग्जाम में, ठीक है। इंक्वायरी करना, ठीक है, ये क्या लर्निंग अप्रोच है, ठीक है, जिसमें हम लर्निंग को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, मेकिंग डिस्कवरी करते हैं और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये क्या है, एक
लर्निंग अप्रोच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लर्निंग को एक्सप्लोर करते हैं और क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, उसको प्रॉब्लम दे दी जाती है, ठीक है, और प्रॉब्लम आती है तो बच्चा उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, या तो वो अपनी प्रीवियस नॉलेज से सॉल्व करेगा या फिर वो टीचर से पूछेगा। अगर प्रॉब्लम नहीं आती बच्चे को तो फिर वो अपनी स्किल यूज़ करेगा। हाइपोथेसिस, ठीक है, परिकल्पना है, जो उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसको यूज़ करेगा, या फिर दूसरों से पूछेगा, या फिर अपने आइडियाज़ को रखेगा और सॉल्यूशन निकालेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल कहते हैं। ठीक है, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल किसने दिया था, रिचर्ड रिचमैन ने दिया था। हम जब पजल हो जाते हैं, ठीक है, जब हमको कुछ भी समझ नहीं आता और नई नई स्ट्रेटजी बनाते हैं, नई नॉलेज एक्वायर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग मॉडल वो इंक्वायरी टीचिंग मॉडल कहते हैं। इसको हम ध्यान से समझते हैं। इस प्रतिमान का विकास 1962 में जे रिचर्ड सचमैन द्वारा किया गया। यह मॉडल विद्यार्थियों को वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ कौशल विकास करने का प्रयास करता है। ठीक है, इंक्वायरी का मतलब क्या होना, पूछताछ करना। ठीक है, इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों को पूछताछ का प्रशिक्षण प्रदान करना। यह प्रतिमान विद्यार्थियों को स्वतंत्र अधिगमकर्ता बनने में सहायता करता है, इंडिपेंडेंट बनने में सहायता करता है। इस प्रतिमान का प्रयोग विद्यार्थियों को सामग्री इकट्ठा करने, वास्तविकता का प्रशिक्षण करने, कारणों का पता लगाने तथा सिद्धांतों का निर्माण में किया जाता है। इसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों को वास्तविक प्रशिक्षण कौशल का प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देता है, जिसके द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा जाता है। अवधारणाएं क्या है, सारा ज्ञान क्या अस्थायी है, सारी समस्या का एक ही उत्तर नहीं होता है। हम बुनियादी तौर पर नई चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। पूछताछ से प्रभावशाली अधिगम होता है। जब हम कुछ भी पूछेंगे तो सामाजिक प्रक्रिया होगी, अंतःक्रिया होगी, ठीक है, हमें बोलना आएगा, भाषा का ज्ञान होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। छात्रों से पूछताछ के प्रति सचेत किया जाता है। विद्यार्थियों को चिंतन नियमों का ज्ञान सिखाया जाता है इस मॉडल के द्वारा। विद्यार्थी अपनी विचार योजना का विश्लेषण करना सीख जाएंगे। नई योजना को प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जा सकता है और पहले से सीखी गई योजनाओं में शामिल किया जाता है। स्वयं सीखने पर बल दिया जाता है। एलिमेंट्स कौन से, सेम वही है, उद्देश्य, संरचना, ठीक है, सोशल सिस्टम, ठीक है, रिएक्शन, और उसके बाद आपके आता है एप्लीकेशन, और उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक है, उद्देश्य जो एलिमेंट्स है वो अपने मॉडल के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, छात्रों की विचार क्षमता बढ़ाना, उन्हें अपने विचार की पद्धति के अनुसार व्यवस्थित करना, उन्हें विचारों तथा बोलने का प्रभावशाली होने योग्य बनाना, और उन्हें वस्तु स्थिति के आधार पर निष्कर्ष निकालना। संरचना क्या है, समस्या का समाधान करना है, एकत्रित की गई सामग्री की जांच करना है, सामग्री एकत्रीकरण करना है, व्याख्या करनी और विश्लेषण करना है। प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रश्न इस प्रकार बनाए जाए अध्यापक उनके उत्तर हाँ या ना में दे सकें। ठीक है, जब कभी विद्यार्थी ठीक प्रकार से प्रश्न बनाने में असफल हो तो उन्हें निर्देशों के अनुसार प्रश्न बनाने के लिए कहा जाए। सामाजिक पद्धति क्या है, सोशल सिस्टम क्या है, यह इस मॉडल में ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि बच्चे सामाजिक रूप से कौशल बन जाते हैं। जब समस्या उनके सामने प्रस्तुत की जाती है तो उन्हें भाग लेने के लिए समान अवसर दिए जाते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सहायक सिस्टम, अध्यापक विद्यार्थियों को अत्यधिक प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे समस्या का समाधान अच्छी तरह से कर सकें। एप्लीकेशन, यह मॉडल छात्रों को व्यवस्थित तरीके से हल निकालने योग्य बनाता है। अगर बच्चों को सामने कोई समस्या आती है तो बच्चे हतोत्साहित ना हो, ठीक है, निराश ना हो, अपितु वे पूरी तरह से समस्या को हल कर सकें। ठीक है, मेरिट्स क्या है इंक्वायरी टीचिंग मॉडल की, ये छात्रों की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, विकास करता है, छात्रों को अनेक प्रश्न पूछने की ट्रेनिंग देता है, छात्रों में रीजनिंग की शक्ति डेवलप होते हैं, कक्षा में बच्चे बोलने से हिचकिचाते नहीं हैं और शर्मीलेपन को दूर करता है, छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है। डिमेरिट्स क्या है, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न कुछ समय बाद वो बच्चे भूल जाते हैं। औसत अध्यापकों के हाथों में ये मॉडल ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है और ट्रेंड होने टीचर का बहुत ज़रूरी है। यह मॉडल छोटी कक्षाओं में लागू नहीं होता है। जब अध्यापक छात्रों से एक दूसरे से चर्चा करने का अवसर देते हैं तो कुछ छात्र अपने व्यक्तिगत विषयों पर चर्चा करने लग जाते हैं। ठीक है, जब टीचर बच्चों से कुछ पूछ रहा है, ठीक है, आगे के बच्चे हैं उनसे कुछ पूछा है तो जो पीछे के बच्चे हैं वो अपनी ही बातें कर रहे हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त है। तो ये इसका क्या है, एक डिमेरिट्स है।
निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि छात्रों को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सके। अगर कोई बच्चा पाठ पढ़ाते समय पाठ से संबंधित प्रश्न करता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसके प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। अब लास्ट हमारा टीचिंग मॉडल रहता है एक ग्लेजर टीचिंग मॉडल। ठीक है, ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल, जिसको बोलते हैं ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, ये मॉडल डेवलप किया गया था अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, जिसको क्या बोला जाता है, रॉबर्ट ग्लेजर ने किया था। कब किया था? 1962 में किया था। ठीक है, ये जो मॉडल है बेस्ड है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, और नेल्सन एल्बोसिंग ने इसका नाम क्लासरूम मीटिंग मॉडल भी दिया था। इसको क्लासरूम मीटिंग मॉडल भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। इसको बेसिक टीचिंग मॉडल क्यों कहते हैं? ठीक है, ये इसको बेसिक मतलब बेसिक टीचिंग मॉडल इसका नाम क्यों रखा है, और कुछ भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि इस मॉडल को किसी भी लेवल एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको बेसिक टीचिंग मॉडल का नाम दिया गया है। ठीक है, ये हम प्राइमरी में भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी में भी यूज़ कर सकते हैं, और हायर एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हमने दिया है, बेसिक टीचिंग मॉडल नाम दिया गया है। यह मॉडल किसी भी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी क्लास में भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको हिस्ट्री, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट। इस मॉडल को किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ किया जा सकता है, चाहे मैं आपको 50 मिनट पढ़ा रही हूँ, 1 घंटा पढ़ा रही हूँ, या मंथ में 1-2 क्लास ले रही हूँ, या वीक में ले रही हूँ, तो किसी भी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसको बेसिक मॉडल कहते हैं। जो भी टीचिंग एंड लर्निंग स्टेप्स को 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया गया है। जो भी हम टीचिंग एंड लर्निंग कराएंगे बच्चों को, उसको 4 भागों में, 4 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, समझ आ गया? तो इसको बेसिक टीचिंग मॉडल क्यों कहते हैं? ये हर क्लासेस में अप्लाई कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल का नाम दिया गया है। अब इसको समझते हैं इजली। ग्लेजर की बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, यह मॉडल 1962 में रॉबर्ट ग्लेजर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्माण किया गया था। जॉन पी डेमिस्को ने इस बुनियादी मॉडल बनाया। इसी मॉडल को कक्ष मीटिंग मॉडल भी कहा जाता है, क्लासरूम टीचिंग मॉडल का नाम भी दिया गया है। यह संपूर्ण अध्ययन प्रक्रिया के उपयुक्त तरीके से स्तर पर लागू करता है। इस मॉडल का उपयोग किसी भी विषय सामग्री में किया जा सकता है, जैसे अंग्रेजी, और किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी टाइम फ्रेम में इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। मान्यता क्या है? प्रत्येक पाठ की यह मान्यता कि विद्यार्थी को कुछ ना तो कुछ ज्ञान जरूर है। ठीक है, बच्चा क्या बिल्कुल खाली नहीं है, खाली स्लेट नहीं है। ठीक है, बच्चों के अंदर क्या है, ज्ञान है, पूर्व ज्ञान बच्चा अपने घर से लेके आता है। अध्यापक विद्यार्थी के प्रारंभिक व्यवहार से नए व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है। जो टीचर है, बच्चों के पास जो पूर्व लर्निंग है, ठीक है, पूर्व नॉलेज है, उसके अंदर नए लर्निंग करता है और उनके व्यवहार में परिवर्तन करता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य तीव्र व्यवहार में परिवर्तन में सहायक होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो जल्दी जल्दी व्यवहार में लाते हैं। ठीक है, अब जो ग्लेजर का जो टीचिंग मॉडल था बेसिक, तो उसमें टीचिंग लर्निंग में कितने स्टेप्स थे? 4 स्टेप्स थे। उन स्टेप्स को हम देख लेते हैं। पहला आता है आपका इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर, सेकंड आता है आपका एंटरिंग बिहेवियर, थर्ड आता है आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, और फोर्थ आपका आता है इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं, ये एरो दिख रहे हैं, इसका मतलब है अगर किसी भी लूप में, ठीक है, इनको लूप कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी भी लूप में या किसी स्टेप्स में, ठीक है, इसको फीडबैक भी बोलते हैं और लूप्स भी बोलते हैं। अगर किसी फीडबैक या लूप्स में कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो हम प्रीवियस स्टेप्स में जाके उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अध्यापन उद्देश्य इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर, इसको IB भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, उद्देश्य डिसाइड करते हैं, कैसे हम अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए हम पहले हम सामान्य उद्देश्य सेट करते हैं, फिर विशिष्ट, फिर उसके बाद व्यवहार में चेंजेस करते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं। प्रत्येक अध्यापन के कुछ उद्देश्य होते हैं। हम कुछ भी टीचिंग कर रहे हैं तो उसके क्या उद्देश्य हैं, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर टीचिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। छात्रों के व्यवहार में सुधार होता है और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। अब पूर्व व्यवहार क्या होता है? सेकंड,
एंटरिंग बिहेवियर, ठीक है। जब टीचर क्लास में आता है तो वह चेक करता है कि बच्चों में कितनी नॉलेज है, कितना मोटिवेशन और बच्चे कितना इंटरेस्ट लेके चीज़ों को सीख रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पूर्व व्यवहार। जब टीचर क्लासरूम के अंदर जाता है, प्रत्येक शिक्षार्थी के पास शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में प्रवेश करने से पहले शिक्षार्थी के प्रवेश व्यवहार का पता लगाना आवश्यक है। यह किसी विषय के पिछले ज्ञान को शैक्षिक योग्यता के मामले में शिक्षार्थी को प्रदर्शन की तरह करती है। अब शिक्षण विधियाँ, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, टीचिंग इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है, इसमें टीचर डिसाइड करता है कि जो भी पढ़ाया है उसमें कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो बच्चों के सामने उस चीज़ की, लेसन की, चैप्टर की कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, कौन सा टीचिंग मॉडल यूज़ करना है, कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करने और कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी को अपनाया जाएगा, इसके अंतर्गत ये किया जाता है टीचर के द्वारा। यह शिक्षण प्रक्रिया का सबसे सक्रिय एक्टिव हिस्सा होता है। यह शिक्षण की पद्धति, प्रक्रिया और कार्यनीतियों की सूचित करना जो शिक्षार्थियों के उद्देश्यों और प्रवेश व्यवहार पर निर्भर करता है। यह घटक पिछले दो घटकों पर निर्भर करता है। अब क्या करना है, प्रदर्शन मूल्यांकन करना है, परफॉर्मेंस असेसमेंट। जो हमने उद्देश्य सेट किए थे कि वो पूरे हुए या नहीं हुए, फिर उनको टेस्टिंग करना, ठीक है। टेस्टिंग करना डिवाइस के थ्रू, ठीक है। या तो बच्चों के व्यवहार में चेंजेस हो गए या फिर हम बच्चों का टेस्ट लेंगे, ओरल लेंगे, रिटर्न लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल लेंगे, कि हम इसमें चेक करेंगे कि बच्चों में कहाँ कमी आ रही है और हम जहाँ पे कमी आ रही है तो हम प्रीवियस स्टेप्स में चले जाएंगे और वहाँ पे सुधार करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रदर्शन मूल्यांकन, ठीक है। यह शिक्षार्थी के अंतिम व्यवहार का परीक्षण किया जाता है ताकि प्रतिक्रिया दी जा सके। मूल्यांकन परीक्षण के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में अवलोकन, साक्षरता, रेटिंग स्केल आदि शामिल किए जाते हैं। ग्लेजर के बुनियादी अध्यापन मॉडल का विवरण, ठीक है। पहला उद्देश्य होता है संरचना। इन मॉडल को, ये जो एलिमेंट्स है इनको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एक बार आप समझ लेना, एक बार पढ़ लेना जस्ट, उसके बाद अपने आप लिख सकते हैं। आपको सबको एलिमेंट्स तो अब अच्छे से याद हो गए होंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 मॉडल तो मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप इसको उद्देश्य, स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक प्रणाली, सहायक सामग्री और प्रयोग, या आप अपने आप खुद पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान शैक्षिक नियोजन और पाठ्य सामग्री के सीक्वेंस क्रमबद्ध व व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने में है। इस शिक्षण प्रतिमान के प्रयोग करने में अध्यापक की दक्षता का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अध्यापक क्या उस कार्य में निपुण हो, ट्रेंड हो। इस बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की प्रक्रिया तब तक बनी रहती है जब तक कि कोई निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। यह तब तक किया जाता है जब तक हमें हमारे उद्देश्य प्राप्त ना हो जाए। इसमें विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान और उसकी बौद्धिक योग्यता, अधिगम योग्यता आदि को शिक्षण अधिगम में शामिल किया जाता है। निष्कर्ष क्या है इस मॉडल का, इस मॉडल में द्वारा सीखे गए विषय वस्तु संबंधी अनुभव वास्तविक व्यवस्थित और उद्देश्य होते हैं। छात्र और शिक्षक को उचित और वांछनीय अंतक्रिया करने का क्या होता है, अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। आई होप जितने भी टीचिंग मॉडल करा दिए होंगे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। काफ़ी इजी है, एक बार बस आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और अपने आप अपने पॉइंट्स में आप बना के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आज रिवीजन सेशन यूनिट 1 का पहला कंप्लीट हो चुका है और यूनिट 2 का रिवीजन सेशन दोनों पार्ट, ठीक है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो आपको रिवीजन सेशन प्रोवाइड कर जाएंगे 3 यूनिट और 4 यूनिट के प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। ये आज ही रिवीजन सेशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे, ठीक है। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ओके, तो अब आपके पास कल का दिन बचेगा। आज जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आंसर्स के साथ, कल सिर्फ आप इन क्वेश्चन को याद करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न कर लेंगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। बस इन्हीं क्वेश्चन को करो, इससे एक्स्ट्रा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेशन पसंद आता है आपको, मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, इतना मैं आपके लिए एफर्ट्स करूँ तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टाइम पर मिल जाए। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं पर ही मैं आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले वहीं पर ही प्रोवाइड कराती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं।